बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। वेरी टेक्निकल। लिक्विड के अंदर फोर्सेस कम होती हैं, सॉलिड के अंदर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसीलिए कंपैक्टनेस भी ज़्यादा होती है। और जो फोर्सेस कम हैं वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं। और सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, दोज आर इंट्रा ऑपरेटिंग विद इन मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, तो कंपैरेटिवली वीकर हैं। तो चंद एक का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। डाइपोल फोर्सेस, ये फोर्सेस अमंगस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो मैं आपको बताए देता हूं कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं। पोलर जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है, जिनके ऊपर पोलैरिटी मौजूद हो, जैसे वाटर, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, मेथनॉल, एथेनॉल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, ये बड़े अच्छे पोलर हैं। इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट मौजूद है, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा मौजूद है। जबकि इधर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के दरमियान कम है, जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन, ईथर और बहुत सारे, इस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन। तो जब मैं कह रहा हूं ना कि अमंगस्ट पोलर मॉलिक्यूल, तो आप कह सकते हो वाटर और वाटर के दरमियान, या HCl और HCl के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो होंगी डाइपोल फोर्सेस। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, इसमें पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और दूसरा पोलर होगा नहीं, हम उसे पोलर बनाएंगे। जैसे आपने वाटर के अंदर ऑक्सीजन को डिसोल्व कर दिया, तो वाटर इज पोलर एंड ऑक्सीजन इज नॉन पोलर, तो आप इसे बोलोगे डिबाय फोर्सेस या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, ये होती हैं अमंगस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन के साथ फोर्सेस वो होंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल फोर्सेस, या ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के साथ, मतलब इनकी आपस में या किसी एक मॉलिक्यूल की उसी के अंदर जो फोर्सेस होंगी वो बड़ी वीक होंगी, उन्हें बोलते हो इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एंड द फोर्थ वन इज आयन डाइपोल फोर्सेस, मतलब एक कोई आयन होगा, जैसे सोडियम एक आयन है या क्लोरीन एक आयन है, Cl पॉजिटिव, कोई भी आयन हो, उसकी जब किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ, जैसे वाटर, सोडियम की वाटर के साथ जो फोर्सेस होंगी उन्हें बोलोगे आयन डाइपोल फोर्सेस। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन चारों में कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग होती है आयन डाइपोल फोर्सेस, दूसरे नंबर पे डाइपोल फोर्सेस, तीसरे नंबर पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और चौथे नंबर पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब देखो इन तीनों में ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद दे आर ओनली 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत फिर भी ये बड़ी वीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज द फोर्स विद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आप उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहोगे। और अगर कभी क्लोरीन हो तो उसे बॉर्डर लाइन केस कहते हो। बॉर्डर लाइन केस मतलब उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी और नहीं भी है, मतलब वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 20 टाइम्स लेसर देन कोवलेंट बॉन्ड। मतलब अगर इन सबको मैं कंपेयर करूँ ना, इन पांचों को, तो इन पांचों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट स्टिल कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये 20 टाइम्स लेसर है। ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू 5A, 6A एंड 7A। रीजन ड्यू टू लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप देख रहे हो 4a का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद 5a का उससे ज्यादा है, उसके बाद 6a का होना चाहिए, लेकिन मैंने 7a लिखा है। और सबसे ज्यादा 6a के ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा। तो वजह क्या है? एक वजह तो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, एक और वजह भी है मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 लॉन पेयर रखता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि इसके अंदर एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल गो के अपने पास 3 लॉन पेयर रखता है, लेकिन यूटिलाइज सिर्फ एक हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने लॉन पेयर को करता है। तो इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अल्कोहल्स और एसिड्स लाइक मेथेनॉल, एथेनॉल और एसिड लाइक एसिटिक एसिड और सो ऑन, फॉर्मिक एसिड, ये भी बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं और वाटर के अंदर हल हो जाते हैं। तो वाटर के अंदर क्यों हल हो जाते हैं? ड्यू टू फिनोमेना ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और फिर आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेस एंड लोअर विद डेंसिटी, इसीलिए वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो क्यों 9% एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? दैट इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और डीएनए का जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है उसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेयर एडेनिन इज लिंक्ड विद थाइमीन थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गवानीन इज लिंक्ड विद साइटोसिन थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत है। और फिर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 7a के फ्लोरीन की है, और उसी ग्रुप में फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कंपैरेटिवली अपने पीरियड्स के हिसाब से अच्छी, बेहतरीन, सबसे अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। और अगर आप हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हो तो एसिड HI, HBr, HCl और HF, अब अगर इनकी बात करते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI होगा और सबसे वीक एसिड HF होगा। क्यों? एसिड होता है जो अपना हाइड्रोजन रिलीज करे, तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, मुश्किल से करेगा क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये कंपैरेटिवली बड़ी आसानी से हाइड्रोजन दे देगा क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दैट्स व्हाई HI इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बाइनरी एसिड। और फिर आप अगर इवेपोरेशन की बात करते हो तो इवेपोरेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर और सरफेस एरिया पर। और इवेपोरेशन है क्या? इवेपोरेशन है गैस के मॉलिक्यूल का या वेपर्स का लिक्विड की सरफेस से इवेपोरेट हो जाना, एस्केप हो जाना ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल। तो आप अगर वेपर प्रेशर की बात करो तो ये जब गैसेस लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है और अगर वो कंटेनर क्लोज हो तो वेपर्स वापस लिक्विड में आती हैं, उस वक्त लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगता है उसे बोलते हो वेपर प्रेशर। एंड वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ ट्यूब विच इज कॉल्ड एज मैनोमेट्रिक ट्यूब, और उसका फार्मूला ये है P is equal to PA, that is atmospheric pressure, plus delta H, that is the difference in height of two limbs, those are attached with manometric tube. Earthenware vessel keeps water cool. Why? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, और मैंने कहा लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम नहीं होती, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इसका मतलब उनका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, वो इसके पोर्स में से निकल जाएंगे, लिहाजा जो बाकी मॉलिक्यूल पड़े होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उनका टेम्परेचर भी कम होगा। दैट्स व्हाई दे कॉज कूलिंग इफेक्ट। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम पर, उसके अमाउंट पर, उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब कोई लिक्विड उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस वक्त वो
लिक्विड का मॉलिक्यूल बॉयल करता है और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर को रूम टेम्परेचर पर अगर आप नॉर्मल सी लेवल पर मतलब 760 टॉर पर अगर आप बॉयल करो तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो तो इंटरनल प्रेशर भी कम करना पड़ेगा, मतलब कम तक पहुंचाना पड़ेगा, तो जल्दी कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाएगा। जैसे मरी में वही वाटर 98 पर बॉयल होता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज डिक्रीज्ड अप टू 700 टॉर। और माउंट एवरेस्ट में एक्सटर्नल प्रेशर सिर्फ 323 टॉर होता है, तो इंटरनल प्रेशर भी सिर्फ 323 ही करना है। इट इज जस्ट गोइंग टू बॉयल एट 69 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कुकर में तो एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली हम बढ़ा देते हैं तो 1489 टॉर हो जाता है, जिससे इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा और वाटर विल बॉयल एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए प्रेशर कुकर इज यूज्ड टू सॉफ्टन द फूड अर्लियर। टाइम कम में ये फूड को सॉफ्टन कर देता है। और ग्लिसरीन अगर 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो ये 760 टॉर प्रेशर के साथ बॉयल हो जाती है, लेकिन इस पर तो ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाती है। अगर आप इसके डिकम्पोजिशन को बचाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर सिर्फ 50 टॉर करना होगा, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिससे अब ग्लिसरीन डिकम्पोज नहीं होगी। लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड भी हैं जो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाते, बल्कि दरमियान में एक ऐसी हालत होती है जो सेमी सॉलिड हो, मतलब उसके अंदर सॉलिड भी हो उसके अंदर लिक्विड भी हो, उसे बोलते हो लिक्विड क्रिस्टल। जैसे कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को जब हीट करते हो तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होना शुरू होता है और 179 पर ये क्लियर होते हैं। तो दरमियान में वो जो हालत रही जिसमें वो सेमी सॉलिड रहा, जिसमें वो गार्बेज लाइक एक मड लाइक सूरत हाल रही, उसे आपने बोला लिक्विड क्रिस्टल। नेमेटिक होते हैं जो बिल्कुल सगार की तरह हो, सारे एक जैसे हो। समेटिक होते हैं जो प्रॉपर शेप में ना हो। कोलेस्ट्रिक होते हैं जो इंटरमीडिएट हो, कहीं कहीं शेप हो और बाकी सारे इर्रेगुलर हो। इसका एक बहुत अच्छा फायदा भी है, ये टेम्परेचर सेंसर है, पोटेंशियल डिटेक्शन के अंदर यूज होता है। जैसे अगर आप बायोलॉजिकल इसका यूज देखो तो अगर बॉडी में कहीं ट्यूमर हो और ट्यूमर पे लिक्विड क्रिस्टल लगा दिया जाए तो उसका टेम्परेचर जो कि कंपैरेटिवली बाकी बॉडी के निस्बत ज्यादा होता है, तो दैट इज कलर्ड ब्लू। ब्लू कलर होने का मतलब होता है कि हियर इज अ पोटेंशियल फेलियर इन द बॉडी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी यूज होता है, डिस्प्ले के अंदर भी यूज होता है और बहुत सारे इसके फायदे हैं। सॉलिड पोर्शन को अभी आप लोग पढ़ रहे हो और सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डेफिनेट अरेंजमेंट के अंदर होते हैं और इनकी शेप प्री डिसाइडेड होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड क्यूबिक शेप का होता है। और एमॉर्फस इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, दे हैव नो डेफिनेट अरेंजमेंट। और इसकी मिसाल है ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा। और वो सॉलिड जो के कुछ ना कुछ अरेंजमेंट शो करे, बाकी ओवरऑल अरेंजमेंट शो ना करे, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइट। तो क्रिस्टल लैटिस, अगर आप किसी सॉलिड के बारे में उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, उसकी 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट को देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ये किसी सॉलिड के अंदर 6 होते हैं, इनमें 3 बॉन्ड लेंथ्स होती हैं ABC और 3 बॉन्ड एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गैमा। ओवरऑल देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, 7 डिफरेंट शेप्स होती हैं सॉलिड की। और क्रिस्टलाइन फॉर्म जो एक्सप्लोर हो चुकी है देयर अप टू 230। और स्पेस लैटिस या ब्रेविस लैटिसेस ये सॉलिड के अंदर 14 होती हैं। एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सीडो सॉलिड, इनमें से कौन सा सीडो सॉलिड है जो कि फाल्सिफाइड सॉलिड है, जो कि प्योर शेप के अंदर मौजूद नहीं है, दैट इज अ ग्लास। एंड देन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के अंदर आयनिक बॉन्ड होती है, एक एटम इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है कैटाइन और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है एनाइन। बड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर।
तो बड़ी डिटेल के अंदर मैं आपको समझाता हूं और आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये कंडक्टर नहीं होते, जब सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं तो ये कंडक्टर नहीं होते। कंडक्टर कब होते हैं? जब ये मोल्टन फॉर्म के अंदर आ जाए, पिघल जाए या फिर वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाए, इनका एक्वस सॉल्यूशन बन जाए तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। लाइक NaCl, NaCl इज नॉट कंडक्टर। लेकिन जब इसको पिघला दें, इसको इसके कैटाइन और एनाइन में तोड़ दें, आइदर ई डिसोल्विंग इन वाटर और बाय हीटिंग, तो तब ये आयंस बनते हैं और तब ये कंडक्टर बन जाते हैं। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है इनके अंदर। सॉलिड होते हैं, कभी भी लिक्विड या गैस स्टेट के अंदर आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करते। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग है और इनकी वोलेटिलिटी लो होती है, मतलब खुद ब खुद उड़ जाने की सलाहियत, एवेपोरेट होने की सलाहियत वो बड़ी कम होती है। इसका फार्मूला मैस होता है रादर देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका फार्मूला मैस होगा क्योंकि आयनिक सॉलिड के अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा हो सकती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल 4 NaCl मिलकर एक ओवरऑल मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए ऐसे कंपाउंड के लिए फार्मूला मैस होता है रादर देन मॉलिक्यूलर मैस। और इनके रिएक्शंस बड़े फास्ट होते हैं और जब इनकी ब्रेक डाउन करते हैं तो इनका क्लीवेज प्लेन, इनकी ब्रेकिंग थ्रू पर्टिकुलर एंगल होती है। दैट्स व्हाई व्हेन दे आर ब्रेक डाउन दे प्रोड्यूस अ फ्लोरेसेंस दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। और अगर एक यूनिट सेल की बात करें, सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल की बात करें, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि इसका फार्मूला मैस जो है वो 4 मॉलिक्यूल मिलकर एक सोडियम क्लोराइड की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं यहां से आपको बताता हूं, क्योंकि जब आप क्लोरो की बात करो या सोडियम की बात करो तो जो कॉर्नर और फेसिस पर जैसे जैसे मैं क्लोरो की बात करूंगा वैसे वैसे ही सोडियम की होगी। इन सिंपल वर्ड, आप कहते हो क्लोरो के सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर का क्लोरो आगे 8 सोडियम क्लोराइड के साथ शेयर हो रहा होता है। लिहाजा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिट सेल के अंदर दैट इज 8/8, मतलब एक क्लोरो। कॉर्नर्स के अंदर ये MCQ है, कॉर्नर्स के अंदर एक क्लोरो या एक सोडियम मौजूद होता है। और फेसिस 6 फेसिस होते हैं और हर फेस आगे 2 सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होता है। दैट मीन्स 6/2, इट मीन्स 3 क्लोरो या 3 सोडियम आर प्रेजेंट ऑन फेसिस। लिहाजा ओवरऑल एक यूनिट सेल के अंदर क्लोरो कितने होंगे? 4, सोडियम कितने होंगे? 4, और 4 NaCl बनेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट आयंस, एक सोडियम को 6 क्लोरो सराउंड कर रहे होते हैं और एक क्लोरो को 6 सोडियम सराउंड कर रहे होते हैं। और अगर आप 2 नियरेस्ट सेम आयंस, मतलब सोडियम से सोडियम या क्लोरो से क्लोरो के दरमियान डिस्टेंस नोट करो तो होता है 5.63 एंगस्ट्रॉम। और अगर 2 एडजेसेंट आयंस, मतलब अपोजिट आयंस के दरमियान डिस्टेंस नोट करो तो होता है 2.81 एंगस्ट्रॉम। एंड देन कोवलेंट सॉलिड, जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन दिए या लिए ना गए हों आयनिक बॉन्ड की तरह बल्कि शेयर किए गए हों, उसे बोलते हो आप कोवलेंट बॉन्ड। इनकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। नंबर 1, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज लार्ज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, लेयर्ड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, एंड देन दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल, या इसे बोलते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर एग्जांपल है ग्रेफाइट की, कैडमियम आयोडाइड की और बोरॉन नाइट्राइड की। देन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और डायमंड होते हैं। एंड यू शुड बी क्लियर कि डायमंड और ग्रेफाइट को और डायमंड को जब कंपेयर करो तो डायमंड इंसुलेटर होते हैं जबकि ग्रेफाइट फेयरली कंडक्टर होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते, 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम फेयरली कंडक्टर। जबकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके होते हैं और ये इंसुलेटर होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसके अंदर चूंकि 4 कार्बन ऐड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो इसकी जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन
sp3 होती है, बॉन्ड एंगल 109.5 होता है और बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। एंड यू शुड बी क्लियर, मैंने कहा इसके चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे तो ये sp3 है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अदर देन दैट डायमंड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है और इंसुलेटर है और उसकी शेप फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। और अगर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी या तो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। पोलर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जबकि नॉन पोलर के अंदर लेस स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं और वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो सकती हैं। और इसके अलावा ये चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाले हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। और इसकी एग्जांपल आइस है और शुगर है, जबकि नॉन पोलर की एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप ड्राई आइस भी बोलते हो और आयोडीन है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयोडीन के अगर सॉलिड की बात करो, सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करो तो एक आयोडीन से दूसरे आयोडीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज 271.5 पिकोमीटर और अगर गैसियस आयोडीन की बात करो तो डिस्टेंस होता है 266.6 पिकोमीटर। इसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स, इलेक्ट्रॉन गैस पूल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय ड्रूड एंड लोरेंज और उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है और उनकी मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी करंट फ्लो होता है। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन्होंने कहा, एल पालिंग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो इधर कहा जा रहा है कि एक सी की फॉर्म के अंदर होते हैं, इधर वो कह रहे हैं कि वो शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करने के बाद उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर डेवलप होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा गया कि डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं एंड दैट इज स्टैंडर्ड टू इंटायर क्रिस्टल लैटिस। और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल में इट मे बी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और इट मे बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पहली लेयर से दूसरी लेयर डिफरेंट होती है और तीसरी लेयर फिर मजीद डिफरेंट होती है, लेकिन चौथी लेयर पहली लेयर जैसी होती है, पांचवी लेयर दूसरी लेयर जैसी होती है और छठी लेयर तीसरी लेयर जैसी होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1 2 3 1 2 3। और अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसके अंदर पहली लेयर से दूसरी लेयर डिफरेंट होती है, जबकि तीसरी पहले जैसी और चौथी दूसरे जैसी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1 2 1 2 क्लोज पैकिंग।